My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज या ज्ञान प्राप्त की विधियों के अंतर्गत दो विधियों की चर्चा की थी, दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड या वैयक्तिक अनुभव विधि, और दूसरी थी अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज या अधिकारिता विधि। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग डिडक्टिव रीजनिंग मेथड या निगमन तर्क विधि क्या होता है, निगमन तर्क विधि के द्वारा कैसे ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग निगमन तर्क विधि या डिडक्टिव रीजनिंग मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नॉलेज गेन करने की या नॉलेज को प्राप्त करने की या ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रमुख 5 विधियां हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, वे कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। पहली विधि है दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड, या जिसको हम लोग वैयक्तिक अनुभव विधि कहते हैं। दूसरी विधि है अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज या अधिकारिता विधि। तीसरी है डिडक्टिव रीजनिंग मेथड या निगमन तर्क विधि। चौथी है इंडक्टिव रीजनिंग मेथड या आगमन तर्क विधि। और पांचवी है हमारी साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि। पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड और अथॉरिटी मेथड के बारे में चर्चा किया था, और आज की क्लास में, इस वीडियो में, हम सभी लोग डिडक्टिव रीजनिंग मेथड या निगमन तर्क विधि के बारे में चर्चा करेंगे। जो तीसरी विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, जिसको हम लोग निगमन तर्क विधि कहते हैं या डिडक्टिव रीजनिंग मेथड कहते हैं। अगर हम लोग निगमन तर्क विधि की बात करते हैं और इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सुकरात, जिनका टाइम पीरियड जो है 469 बीसी से लेकर के 399 बीसी का समय है, ग्रीक दार्शनिक सुकरात एवं उनके सहयोगियों ने निरपेक्ष न्यायवाक्य नाम से जानी जाने वाली ज्ञानार्जन विधि का विकास किया था। ध्यान दीजिए, अगर हम निगमन तर्क विधि की या डिडक्टिव रीजनिंग मेथड के इतिहास में जाते हैं तो सुकरात जी का नाम आता है। तो प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सुकरात और उनके सहयोगियों ने निरपेक्ष न्यायवाक्य या कैटेगरिकल सिलोजिज्म नाम से जाने जाने वाली ज्ञानार्जन विधि का विकास किया था। द फेमस ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स, whose time period is from 469 BC to 300 BC, and his colleagues developed a method of learning known as categorical syllogism. निरपेक्ष न्यायवाक्य अनुमान वाक्य ज्ञानार्जन विधि निगमन तर्क के रूप में ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रवृत्त होकर ज्ञान प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। ध्यान दीजिए, जो निरपेक्ष न्याय वाक्य या अनुमान वाक्य ज्ञानार्जन विधि है, या जो निगमन तर्क विधि है या कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है, इसके अंतर्गत फ्रॉम नोन टू अननोन या ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रवृत्त होकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। अर्थात जो चीज़ हम जानते हैं, जो विद्यार्थी जानता है, जो उसको ज्ञात है, वहाँ से चलते हैं और हम अननोन या अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से निरपेक्ष न्यायवाक्य या कैटेगोरिकल सिलोजिज्म या अनुमान वाक्य ज्ञानार्जन विधि के अंतर्गत हम सभी लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रवृत्त होकर के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म knowledge acquisition method proves helpful in acquiring knowledge by tending from the known to the unknown in the form of deductive reasoning। अर्थात डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, और ज्ञात से अज्ञात की प्रवृत्ति के द्वारा या ज्ञात से अज्ञात के द्वारा हम सभी लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये मेन चीज़ है जो हमारा जो निगमन विधि है। इस निगमन विधि में जो मेन नोट करने वाली बात है, दैट इज फ्रॉम नोन टू अननोन या ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रवृत्त होना। अब जो जो प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, उन प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर न्याय वाक्यों के कुछ कैटेगरीज होते हैं। वे कौन कौन से कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, उसको हम देखते हैं। क्लासेज ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन प्रीमाइसेस, पोस्टुलेट्स या हाइपोथेसिस। जो कैटेगरीज हैं, जो क्लासेज हैं, किस पर आधारित है, इसकी जो प्रीमाइसेज होते हैं या पोस्टुलेट्स होते हैं या हाइपोथेसिस होते हैं,
उसके आधार पर या प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर जो न्याय वाक्य है सिलोजिज्म है उसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज कैटेगरी सिलोजिज्म, या जिसको हम लोग निरपेक्ष न्यायवाक्य कहते हैं, निरपेक्ष न्यायवाक्य या कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। सेकेंड वन इज अल्टरनेटिव सिलोजिज्म या वैकल्पिक न्यायवाक्य। तीसरा है परिकल्पित न्यायवाक्य या हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। चौथा है नियोजक न्यायवाक्य या डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अब चारों क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि निरपेक्ष न्यायवाक्य क्या होता है, वैकल्पिक न्यायवाक्य क्या होता है, परिकल्पित न्यायवाक्य क्या होता है और नियोजक न्यायवाक्य क्या होता है। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म या निरपेक्ष न्यायवाक्य क्या होता है, इसको देखते हैं। निरपेक्ष न्यायवाक्य किसी निरपेक्ष अथवा सार्वभौमिक सत्य का सूचक होता है। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज एन इंडिकेटर ऑफ एन एब्सोल्यूट और कैटेगोरिकल और यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ध्यान दीजिए, जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होता है वो क्या है, किसी निरपेक्ष या किसी सार्वभौमिक सत्य का सूचक होता है। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है, किसी निरपेक्ष या किसी सार्वभौमिक सत्य या एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल ट्रूथ का इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, जिसको हम लोग निरपेक्ष न्यायवाक्य के नाम से जानते हैं। दूसरा है अल्टरनेटिव सिलोजिज्म या वैकल्पिक न्यायवाक्य। अगर वैकल्पिक न्यायवाक्य की बात करते हैं तो वैकल्पिक न्यायवाक्य जिस नाम से क्लियर होता है, इसमें विकल्प होते हैं या किन्हीं 2 विकल्पों को प्रस्तुत करता है। तो जो अल्टरनेटिव सिलोजिज्म क्या है, इसके अंतर्गत किन्हीं 2 विकल्पों को प्रेजेंट किया जाता है। द अल्टरनेटिव सिलोजिज्म प्रेजेंट्स एनी 2 अल्टरनेटिव्स। इस तरह से 2 हमारा क्लियर हो गया। पहला निरपेक्ष न्यायवाक्य या कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, जिसमें कि जो न्यायवाक्य होता है वह किसी एब्सोल्यूट या किसी कैटेगरी या यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात निरपेक्ष या सार्वभौमिक सत्य का सूचक होता है, उसका इंडिकेटर होता है। दूसरा जो है वो किन्हीं 2 विकल्पों को प्रस्तुत करता है, जिसको हम लोग वैकल्पिक न्यायवाक्य के नाम से जानते हैं। द थर्ड वन इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म या परिकल्पित न्यायवाक्य जिसे कहा जाता है। और परिकल्पित न्यायवाक्य किसी संभावना के परिणाम का द्योतक होता है। द हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म इज एन इंडिकेटिव ऑफ आउटकम ऑफ अ पॉसिबिलिटी। ध्यान दीजिए, जब हम परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या होता है, किसी संभावना के किसी परिणाम के क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या संभावित परिणाम होते हैं, वही हमारी हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती है। सो hypothetical syllogism is an indicative of the outcome of a possibility। यह क्या है, क्या क्या पॉसिबल है आउटकम्स का, या क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसकी जो जो संभावनाएं होती हैं वे सभी संभावनाएं क्या होती हैं, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के अंतर्गत आती हैं। और चौथा है डिसजंक्टिव सिलोजिज्म या नियोजक न्यायवाक्य। और नियोजक न्यायवाक्य में एक साथ 2 घटनाओं के घटित होने में विभेद होता है। देयर इज अ डिफरेंसेस इन द अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स साइमल्टेनियसली इन डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म या नियोजक न्यायवाक्य। तो नियोजक न्यायवाक्य में क्या होता है, एक साथ 2 घटनाओं के घटित होने में विभेद होता है, डिसजंक्शन होता है, डिफरेंसेस होता है। देयर इज अ डिफरेंसेस इन द अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स साइमल्टेनियसली इन डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। इस तरह से 4 जो सिलोजिज्म होते हैं, चारों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उपर्युक्त चारों न्यायवाक्यों में से प्रत्येक न्यायवाक्य या सिलोजिज्म में उनके नाम व प्रकृति के अनुसार 3 कथनात्मक वाक्य होते हैं, जिन्हें हम प्रीमाइसेस या प्रतिज्ञप्तियां भी कहते हैं। इन ईच ऑफ एबव 4 सिलोजिज्म there are 3 narration sentences according to their name and nature which are also called premises or postulates or hypothesis। तो जो 4 हम लोगों ने सिलोजिज्म पढ़ा, जो 4 हम लोगों ने प्रकार न्यायवाक्य के प्रकार पढ़े, जिसमें हम लोगों ने कैटेगोरिकल सिलोजिज्म या निरपेक्ष न्यायवाक्य देखा, वैकल्पिक न्यायवाक्य अल्टरनेटिव सिलोजिज्म देखा, और परिकल्पित न्यायवाक्य हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, और चौथा नियोजक न्यायवाक्य डिसजंक्टिव सिलोजिज्म देखा। इन चारों न्यायवाक्यों के नाम, उनकी नेचर या नाम और प्रकृति के अनुसार प्रत्येक के 3 कथनात्मक वाक्य होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, और इन्हीं को हम प्रतिज्ञप्तियां कहते हैं या प्रीमाइसेस कहते हैं। ईच ऑफ द एबव 4 सिलोजिज्म देयर आर 3 नरेशन सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स एंड नेचर व्हिच आर आल्सो कॉल्ड प्रीमाइसेस और पोस्टुलेट्स आर हाइपोथेसिस, इनको कहा जाता है।
निगमन तर्क के रूप में प्रयुक्त होने वाले निरपेक्ष न्यायवाक्य को तीन प्रतिज्ञप्तियों या पदों या कथनों द्वारा लिखा जाता है। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म यूज्ड एज अ डिडक्टिव रीजनिंग इज रिटन बाय थ्री प्रीमाइसेस और स्टेटमेंट, अर्थात निगमन तर्क के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो निरपेक्ष न्यायवाक्य होते हैं उनको हम क्या करते हैं, तीन कथनों में या तीन प्रतिज्ञप्तियों में या तीन पदों में लिखते हैं। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म यूज्ड एज अ डिडक्टिव रीजनिंग इज रिटन बाय थ्री प्रीमाइसेस, कितने प्रीमाइसेस, थ्री प्रीमाइसेस या थ्री स्टेटमेंट में कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को लिखा जाता है या निरपेक्ष न्यायवाक्य को लिखा जाता है। अभी तीन प्रतिज्ञप्तियां क्या होती हैं, तीन कथन क्या होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट वन जो सबसे पहला होता है दैट इज नोन एज मेजर प्रीमाइसेस या मुख्य आधार वाक्य या मुख्य प्रतिज्ञप्ति इसको कहा जाता है। और यह जो प्रतिज्ञप्ति होता है या मुख्य आधार वाक्य जो होता है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल नेचर, वह एक ऐसा कथन होता है जो कि सार्वभौमिक प्रकृति का होता है। तो सार्वभौमिक प्रकृति का जो कथन होता है या स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल नेचर होता है उसको मेजर प्रीमाइसेस या मुख्य आधार वाक्य या मुख्य प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। द सेकेंड वन इज माइनर प्रीमाइसेस या पक्ष आधार वाक्य या लघु प्रतिज्ञप्ति इसको कहा जाता है। और यह जो है स्पेसिफिक एग्जाम्पल या विशिष्ट उदाहरणों से संबंधित होते हैं। तो जो विशिष्ट उदाहरण होते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको हम माइनर प्रीमाइस या पक्ष आधार वाक्य या लघु प्रतिज्ञप्ति के रूप में जानते हैं। और तीसरा जो है दैट इज तार्किक निष्कर्ष और लॉजिकल कंक्लूजन, और इसके अंतर्गत हम सभी लोग जो फर्स्ट पॉइंट है मुख्य आधार वाक्य और सेकेंड है पक्ष आधार वाक्य या लघु प्रतिज्ञप्ति, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसको देखते हैं। तो तार्किक निष्कर्ष के अंतर्गत क्या होता है, मुख्य आधार वाक्य और पक्ष आधार वाक्य या लघु प्रतिज्ञप्ति के बीच का रिलेशनशिप या संबंध देखा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो तीन स्टेटमेंट्स होते हैं या तीन कथन होते हैं या तीन प्रीमाइसेस होते हैं वे कौन कौन सी होती हैं। द फर्स्ट वन इज मेजर प्रीमाइस है मुख्य आधार वाक्य मुख्य प्रतिज्ञप्ति, सेकेंड वन इज माइनर प्रीमाइस है पक्ष आधार वाक्य लघु प्रतिज्ञप्ति, और थर्ड वन इज लॉजिकल कंक्लूजन या तार्किक निष्कर्ष। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मुख्य आधार वाक्य मेजर प्रीमाइस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेजर प्रीमाइस इज लिविंग बीइंग्स आर मोर्टल, या जीवधारी क्या है, नश्वर होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवधारी नश्वर होते हैं, लिविंग बीइंग्स आर मोर्टल, ये क्या है, एक यूनिवर्सल नेचर का स्टेटमेंट है या यह एक सार्वभौमिक प्रकृति का एक कथन है। और कथन क्या है कि जीवधारी जो होते हैं वे क्या होते हैं, नश्वर होते हैं, लिविंग बीइंग्स आर मोर्टल। अब दूसरा जो है, अब क्या है, सेकंड जो प्रीमाइस है जिसको हम लोग माइनर प्रीमाइस कहते हैं, लघु प्रतिज्ञप्ति कहते हैं, उसके अंदर क्या आता है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए पक्ष आधार वाक्य लघु प्रतिज्ञप्ति या माइनर प्रीमाइस के अंतर्गत एग्जाम्पल दिया गया है। इसका क्या एग्जाम्पल है, मानव एक जीवधारी है और ह्यूमन इज ए लिविंग बीइंग। तो पहला क्या हो गया, एक सार्वभौमिक प्रकृति का स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है कि एग्जाम्पल हो गया, स्पेसिफिक एग्जाम्पल या विशिष्ट उदाहरण हो गया। जो तीसरा प्रीमाइस होता है दैट इज लॉजिकल कंक्लूजन या तार्किक निष्कर्ष, और इसमें हम जो पहला मुख्य आधार वाक्य है, दूसरा पक्ष आधार वाक्य, इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं। क्या संबंध हो सकता है, पहला जीवधारी नश्वर है, दूसरा मानव एक जीवधारी है। तो इस तरह से देखा जाए तो मानव एक जीवधारी और जीवधारी नश्वर है, तो मानव क्या है, नश्वर है, यह एक संबंध निकल करके आता है। तो तार्किक निष्कर्ष क्या हो गया, मानव नश्वर है, या लॉजिकल कंक्लूजन इज ह्यूमन इज मोर्टल। तो यह एग्जाम्पल है मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और लॉजिकल कंक्लूजन का। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल के द्वारा उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि निगमन तर्कविद के द्वारा पूर्व स्वीकृत ज्ञान, आदर्श, सिद्धांत या सामान्यीकरण की प्रणाली में किसी तथ्य विशेष या परिस्थिति विशेष को ढालकर उस तथ्य या परिस्थिति विशेष के बारे में निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। तो ये है निगमन तर्क विधि, या जिसको हम लोग डिडक्टिव लॉजिक मेथड कह रहे हैं। तो डिडक्टिव लॉजिक मेथड निगमन तर्क विधि के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो पहले से पूर्व स्वीकृत जो नॉलेज है या ज्ञान है या आदर्श है हमारे, या सिद्धांत हैं हमारे, या जनरलाइजेशन सामान्यीकरण की जो प्रणाली है, उसी के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर, उन परिस्थितियों विशेष के आधार पर जो नई बात है उसको हम क्या करते हैं, उसी के आधार पर हम उसकी जांच करते हैं और परिस्थिति विशेष को ढालकर उस तथ्य या परिस्थिति विशेष के बारे में हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास
निगमन तर्क विधि के अंतर्गत करते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल दैट बाय द मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग एन अटेम्प्ट इज मेड टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट दैट फैक्ट और सिचुएशन बाय कास्टिंग a particular fact or situation specific in the system of pre-accepted knowledge, ideal theory और generalization। जो हमारे pre-accepted knowledge हैं, ideals हैं, theory है या generalization है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसमें कास्टिंग करते हैं और कास्टिंग करके जो है हम नया जो निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में या निगमन तर्क विधि में। जो पूर्व स्वीकृत ज्ञान, आदर्श, सिद्धांत या सामान्यीकरण की प्रणाली है, उसमें जो है किसी तथ्य विशेष या परिस्थिति विशेष को ढाल कर, दैट इज कास्टिंग, उस तथ्य या परिस्थिति विशेष के बारे में निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विधि से पहले दो कथनों से सहमत होने पर तीसरे कथन से सहमत होना बाध्यकारी होता है। ध्यान दीजिए, ये जो मेथड है, यह इस मेथड के अंतर्गत जब हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं जहां पे हमारे पास 3 प्रीमाइसेस होते हैं, फर्स्ट मेजर प्रीमाइस, दूसरा माइनर प्रीमाइस, तीसरा जो है रिलेशनशिप। तो कह रहा है कि जो पहले दो कथन होते हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं, इसमें सहमत होने पर तीसरे कथन से सहमत होना इसमें बाध्यकारी होता है। तो ध्यान दीजिए, इस विधि के अंतर्गत पहले दो कथनों से सहमत होने पर तीसरे कथन से सहमत होना बाध्यकारी होता है। In this method, if you agree with the first two statements, then it is mandatory to agree with the third statement। यदि आप जो ऊपर के दो कथन होते हैं उनसे आप सहमत हैं तो आपको तीसरे कथन से भी सहमत होना होगा। तीसरे कथन से सहमत होना मैंडेटरी होता है, बाध्यकारी होता है। एक लंबे समय तक इस विधि का बहुतायत से उपयोग किया जाता रहा। दिस मेथड वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। लंबे समय तक जो है इस डिडक्टिव रीजनिंग मेथड का, डिडक्टिव लॉजिकल मेथड का प्रयोग होता रहा है। एक लंबे समय तक इसका प्रयोग किया गया। लेकिन अब जानते हैं कि जहाँ जहाँ पर अच्छाइयाँ होती हैं वहीं पर कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो उसी तरह से डिडक्टिव रीजनिंग मेथड्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। निगमन तर्क की विधि की कुछ जो डिमेरिट्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, वे क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन, जो पहला लिमिटेशन वो कहता है कि इस विधि द्वारा पूर्व स्थापित ज्ञान के आधार पर किसी परिस्थिति विशेष के बारे में कोई निष्कर्ष तो निकाला जा सकता है, परंतु नवीन ज्ञान या सार्वभौमिक सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी जो लिमिटेशंस है, कमी है निगमन तर्क विधि की या डिडक्टिव रीजनिंग मेथड्स की, इसमें क्या है कि इसमें पूर्व स्थापित ज्ञान के आधार पर हम किसी परिस्थिति विशेष के बारे में कोई निष्कर्ष निकालते हैं, कोई कंक्लूजन लेते हैं। लेकिन इस विधि के अंतर्गत नवीन ज्ञान या नवीन सार्वभौमिक सत्य का सृजन नहीं हो सकता है। यहाँ पर न्यू नॉलेज का क्रिएशन नहीं हो सकता है। बाय दिस मेथड एनी कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट अ पार्टिकुलर सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड नॉलेज, बट न्यू नॉलेज और यूनिवर्सल ट्रूथ कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर क्रिएशन का कार्य नहीं हो सकता है, सृजन का कार्य नहीं हो सकता है, नवीन ज्ञान या सार्वभौमिक सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता है निगमन तर्क विधि के द्वारा। यह एक बहुत बड़ी इसकी डिमेरिट है, कमी है। अगला जो डिमेरिट है वह यह है कि निगमन तर्क विधि में शब्दों, संप्रतियों व संकेतों आदि का प्रयोग किया जाता है, किंतु भिन्न भिन्न कालखंडों अथवा भिन्न भिन्न परिस्थितियों अथवा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए इन शब्दों, संप्रतियों व संकेतों आदि का अर्थ अलग अलग हो सकता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त किए गए निष्कर्ष में एरर्स आ सकते हैं, त्रुटि आ सकती हैं, उसमें डिफरेंसेस आ सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, जो निगमन तर्क विधि है इसमें हम शब्दों का, संप्रतियों का, संकेतों का, स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न कालखंडों में जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इन जो शब्द होते हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो संप्रत्यय होते हैं, जो संकेत होते हैं, इसके अर्थ उनके लिए अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसके द्वारा जो हम निष्कर्ष निकालेंगे, जो कंक्लूजन निकालेंगे, जो परिणाम आएगा, उस परिणाम या उस निष्कर्ष या उस कंक्लूजन में एरर्स हो सकते हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, उसमें विभिन्नताएं आ सकती हैं। In this deductive reasoning method, words, concepts and symbols are used, but the meaning of these words, concepts and signs etc. may be different for different time
periods or different situations or for different people. As a result there may be error or variation in the conclusion obtained. इस तरह से जो conclusion या जो हम निष्कर्ष निकालते हैं उसमें क्या हो सकता है, उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, एरर्स हो सकते हैं, उसमें वेरिएशंस हो सकती हैं, विभिन्नताएं हो सकती हैं, है क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, साइंस है, वो जो है अलग अलग टाइम पीरियड पे या अलग अलग सिचुएशंस में या अलग अलग पीपल्स के लिए अलग अलग मीनिंग दे सकते हैं। उसके मीनिंग्स जो हो सकते हैं वर्ड्स, कंसेप्ट्स और साइंस के वे अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग कंक्लूजन भी ड्रॉ किया जा सकता है। अगली जो डिमेरिट है दैट इज निगमन तर्कविद से प्राप्त सभी निष्कर्ष मूल रूप से मुख्य आधार वाक्य की वैधता तथा प्रमाणिकता पर निर्भर करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें निगमन तर्कविद के अंतर्गत जो हमारा मूल रूप से जो मुख्य आधार वाक्य होता है उसी पर डिपेंड होता है। जो यूनिवर्सल नेचर का जो हमारा मेजर प्रीमाइस होता है उसी पर सारे के सारे कंक्लूजन्स डिपेंड करते हैं, उसी पर आधारित होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मुख्य आधार वाक्य जो है उसकी वैधता और उसी की प्रमाणिकता पर पूरा का पूरा हमारा कंक्लूजन है, पूरा का पूरा हमारा निष्कर्ष डिपेंड करता है। यदि जो हमारा मूल आधार वाक्य है उसकी वैधता या उसकी प्रमाणिकता में कहीं कमी आती है तब हमारा जो निष्कर्ष होगा वह भी प्रभावित हो जाता है, उसमें भी कमियां आ जाएंगी। All the conclusions obtained from the deductive reasoning method basically depend on the validity and standardization of the major और main premise। जो हमारा major premise है या main premise है इसी के ऊपर मुख्य रूप से जो है सारे के सारे conclusions या निष्कर्ष आश्रित होते हैं, उसी पर आधारित होते हैं। इसलिए जो मेजर प्रीमाइस है, मेन प्रीमाइस है, उसका वैध होना, उसका प्रमाणिक होना आवश्यक है। दैट शुड बी वैलिड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। तो इस तरह से देखा जाए तो मुख्य आधार वाक्य के ऊपर जो है पूरा का पूरा फोकस होता है। मुख्य आधार वाक्य या मेजर प्रीमाइस या मेन प्रीमाइस के ऊपर पूरी तरह से कोई भी कंक्लूजन या कोई भी जो निष्कर्ष जो है बेस्ड होता है। मुख्य आधार वाक्य सत्य या वास्तविक नहीं होने पर या आंशिक रूप से सत्य होने पर इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष अविश्वसनीय तथा अवैध हो सकते हैं। जैसा हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, जो मेजर प्रीमाइस मुख्य आधार वाक्य है यदि उसमें कोई कमियां आ जाती हैं, यदि उसकी वैलिडिटी घट जाती है, अर्थात यदि वह सत्य नहीं है या वह रियल नहीं है, वह वास्तविक नहीं है, वह आंशिक रूप से सत्य होगा तो उसकी जो वैधता है, जो विश्वसनीयता है वह कम हो जाएगी, वह अविश्वसनीय हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। और ऐसे कंडीशंस में जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वह भी हमारा अवैध और अविश्वसनीय होगा। द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड मे बी अनरिलायबल एंड इनवैलिड। क्या हो गया, वो जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था वो क्या हो जाएंगे, हमारे इनवैलिड हो जाएंगे, अनरिलायबल हो जाएंगे, अर्थात अवैध हो जाएंगे और अविश्वसनीय हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे और अनरिलायबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि मेजर प्रीमाइस या मेन प्रीमाइस क्या है, नॉट ट्रू है या पार्शली ट्रू है, अर्थात जो मुख्य आधार वाक्य है यदि हमारा वो सत्य नहीं होता है या वास्तविक नहीं होता है, रियल नहीं होता है या आंशिक रूप से सत्य होता है तो हमारे परिणाम भी क्या हो जाएंगे, अविश्वसनीय, अवैध, इनवैलिड और अनरिलायबल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष हम ड्रॉ करते हैं वह मुख्य आधार वाक्य के ऊपर ही निर्भर है। और यदि मुख्य आधार वाक्य जो है असत्य हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है तो हमारा परिणाम भी अविश्वसनीय और अवैध, दैट इज अनरिलायबल और इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ लिमिटेशंस हैं डिडक्टिव रीजनिंग मेथड्स की, और इन्हीं लिमिटेशंस, इन्हीं सीमाओं के कारण 17वीं शताब्दी आते आते ज्ञान प्राप्ति की जो निगमन विधि है इसका प्रयोग क्या हो गया, कम होने लगा या लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया। ड्यू टू द above limitations by the 17th century the use of the deductive reasoning method of acquiring knowledge become quite limited। अर्थात इसका जो प्रयोग हो गया वो धीरे धीरे 17वीं शताब्दी तक या 17th सेंचुरी तक लिमिटेड हो गया, काफी सीमित हो गया। और इसके बाद आता है अगली जो मेथड है दैट इज अथॉरिटी मेथड, दैट इज ज्ञान की आगमन तर्कविद। तो ज्ञान की आगमन तर्कविद क्या है, इसके बारे में हम सभी लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में डिडक्टिव रीजनिंग मेथड या ज्ञान के आगमन तर्कविद के बारे में चर्चा किया। अगले क्लास में हम सभी लोग इंडक्टिव रीजनिंग मेथड या आगमन तर्कविद के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।
और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं और हम लोग चर्चा करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग मेथड या ज्ञान के आगमन तर्क विधि की, ज्ञान प्राप्त करने के आगमन तर्क विधि की और इंडक्टिव रीजनिंग मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।